Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on how to score 120 plus in UPSC prelims, where we are discussing cool tips and tricks that you can utilize to get to the right options without even knowing the answers. And guys, this program is all free, so don't forget to smash the like button, subscribe and also turn on the notification. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you're following this course, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि गोल्ड ट्रांच और रिजर्व ट्रांच रेफर्स टू। तो देखो रिजर्व ट्रांच जब आप फॉरेक्स रिजर्व्स पढ़ते हो है ना, इकोनॉमी में जब आप फॉरेक्स रिजर्व्स पढ़ते हो आरबीआई के, तो उसमें क्या क्या रहता है, उसमें गोल्ड रहता है ना, और फॉरेन करेंसीज रहती हैं, करेक्ट, और आपका एसडीआरस रहते हैं है ना, और आखिरी में रहता है रिजर्व ट्रांच है ना। तो वो रिजर्व ट्रांच के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिजर्व ट्रांच जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो आरबीआई का टॉपिक ना इन जनरल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो आरबीआई से जितनी चीज़ें रिलेटेड है वो आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो रिजर्व ट्रांच बेसिकली क्या होता है, उससे पहले आपको एसडीआर पता होना चाहिए कि एसडीआर क्या होता है। तो एसडीआर एक अकाउंटिंग यूनिट है आईएमएफ का है ना, ये सबको बेसिक पता रहता है जो भी इकोनॉमी पढ़ रहा होता है। तो क्या होता है कि रिजर्व ट्रांच में क्या होता है कि जो एसडीआर्स होते हैं ना, ये एसडीआर्स किस लिए यूज़ होते हैं, मेंबर कंट्रीज़ को लोन देने में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो मेंबर कंट्रीज़ को जब आप लोन देते हो तो उसमें ये एसडीआर्स यूज़ होते हैं। तो जैसे मान लो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे यूएस है, चाइना है ना, जापान है, यूके है, इंडिया है, ये लोग सब अपना कुछ कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं आईएमएफ में है ना। आईएमएफ में कुछ कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं और फिर आईएमएफ इसका पूरा कलेक्शन लेके जिस भी मेंबर कंट्री को लोन चाहिए होता है उसको वो लोन देती है ना। इस टाइप से होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हर एक कंट्री का ना कुछ कोटा होता है कि जैसे मान लो इंडिया का 25% कोटा है। 25% कोटा किस सेंस में मैं बता रहा हूँ कि आप मान लो इंडिया को कल को लोन चाहिए, ठीक है, तो आरबीआई आईएमएफ के पास जाता है और बोलता है कि मेरे को लोन चाहिए, तो आईएमएफ इनको एसडीआर्स में लोन दे देता है। ठीक है, तो कुछ पार्ट ऑफ लोन जो होता है ना वो विदाउट एनी फ़ी लगता है। अब जैसे मान लो आपको खूब सारा लोन चाहिए तो उसमें फ़ी लगता है, कोई आईएमएफ कोई फ़ी लगाता है, बट कुछ परसेंट ऑफ लोन जो है वो आप बिना फ़ी के ले सकते हो। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिजर्व ट्रांच। रिजर्व ट्रांच मतलब आपके लिए रिजर्व किया हुआ है वो हमने मनी, और ये इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना कंट्रीब्यूट करते हो, मतलब आईएमएफ को आप कितना कंट्रीब्यूट करते हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो रिजर्व ट्रांच बेसिकली आईएमएफ का क्रेडिट सिस्टम है। ठीक है, जिससे वो क्रेडिट इंश्योर करता है कि क्रेडिट फ्लो कितना है, समझ में आ रहा है, तो वो होता है। अब इसमें ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये आपको मालूम है तभी कर पाओगे, इसमें कोई गैस वर्क नहीं है। ठीक है, क्रेडिट सिस्टम बाय आईएमएफ टू इट्स मेंबर, ये है इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बस आपको ये चेक कर रहा है कि आपको ये मालूम है कि नहीं कि पार्ट 4 किससे डील करता है। ठीक है, तो पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 में क्या है, डीपीएसपी है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से ये डील करता है, और पार्ट 4 में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, पार्ट 4 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ठीक है, तो डीपीएसपी के बारे में स्टेटमेंट्स हैं कुछ, पढ़ते हैं क्या है। पहला है, दे शैल बी इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स, दे शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। थर्ड क्या है, प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू बी इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट। ठीक है, अब डीपीएसपी अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप ये आराम से क्वेश्चन कर सकते हो कि पहले अच्छा नहीं भी पढ़ा था तो आपको ये पता चल जाएगा कि 1 और 2 में से कोई एक सही है। ठीक है, या तो 1 सही होगा या तो 2 सही होगा है ना, इन दोनों में से कोई एक सही है। अब क्या डीपीएसपी एनफोर्सेबल होते हैं है ना, डीपीएसपी क्या होते हैं, दीज आर गाइडिंग प्रिंसिपल्स, कि भाई स्टेट जो है इनको माइंड में रख के लॉज फ्रेम करेगा है ना, लॉज फ्रेम करेगा। अब मान लो डीपीएसपी में एक आर्टिकल है कि भाई ये जो क्या बोलते हैं, स्टेट शैल इंश्योर कि ओल्ड एज में या फिर अनएम्प्लॉयमेंट में स्टेट उनको पैसे देगा या फिर उनको हेल्प करेगा। अब मान लो स्टेट के पास इतना पैसा है ही नहीं कि वो अनएम्प्लॉयमेंट में किसी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर पाए, तो क्या वो कोर्ट के पास चला जाएगा, नहीं, कोर्ट के पास नहीं जाएगा है ना। तो ये बेसिकली क्या होता है, दीज आर नॉन एन्फोर्सेबल है ना, ये कोई इन्फोर्सेबल नहीं होता। ये पहली स्टेटमेंट होती है जब आप पढ़ते हो डीपीएसपी की, दीज आर नॉट एन्फोर्सेबल इन द कोर्ट्स, कोई कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या है कि ये दीज आर द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन द पार्ट टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज। यस, दीज आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स। ये अंबेडकर जी ने बोला था ना कि डीपीएसपी आर बेसिकली द गाइडिंग प्रिंसिपल्स है ना, कि ये जो है ये स्टेट को गाइड करते हैं कि उनका जो लॉ है वो कैसा होना चाहिए। अगर वो डीपीएसपी को फॉलो करता है तो अच्छा लॉ है, इस टाइप से है ना। अगर नहीं फॉलो करता है तो ऐसा नहीं कि जाके कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हो, बट हाँ मतलब स्टेट मस्ट कीप दीज डीपीएसपीज इन माइंड वाइल फ्रेमिंग लॉज, मतलब जब लॉ बना रहा है स्टेट
तो इन जो भी DPSPs हैं उनको माइंड में लेके लॉ बनाए, ठीक है, उनसे कंप्लाई करता हुआ लॉ बनाए। समझ में आ रहा है? तो ये 3 हो जाता है सही। तो इसका आंसर है 2 और 3। सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब फॉलोइंग स्टेटमेंट्स के बारे में पूछा है कि आप क्या है देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ पर्सन हु इज़ एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड अ मिनिस्टर इन अ स्टेट फॉर 6 months इवन इफ ही और शी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। देखते हैं दूसरा क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू RPA 1951, अ पर्सन convicted of a criminal offence and sentenced to imprisonment for 5 years is permanently disqualified from contesting an election even after his release from the prison। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। अब देखो इसमें क्या है, क्या कैसे एलिमिनेट कर सकते हो या कैसे हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एक मिनट, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि RPA एक्ट में ऐसा दिया गया है कि कोई भी पर्सन जिसको क्रिमिनल ऑफेंस के लिए जेल हुई है 5 साल के लिए, ठीक है, उसको परमानेंटली डिस्क्वालीफाइड कर देंगे। एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ठीक है, हमेशा कभी वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता फ्रॉम कंटेस्टिंग एन इलेक्शन इवन आफ्टर इज रिलीज फ्रॉम द प्रिजन। इवन आफ्टर जेल से छूट गया, अपनी सज़ा उसने काट ली, उसके बाद भी वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता। क्या ऐसा हो सकता है? कितने क्रिमिनल्स इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा तो ये तो गलत है कि भाई क्रिमिनल 5 साल के लिए जेल मिली तो क्या बोलते हैं खड़ा नहीं कर सकता इलेक्शन में। तो दिस इज़ रॉन्ग। तो 2 हो गया रॉन्ग। अब इस ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, जो 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होता है, इनमें आप एलिमिनेट करके वैसे कुछ कर नहीं पाओगे, बट आपको दोनों स्टेटमेंट्स पता होने चाहिए तभी आप कर पाओगे। अब पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन कि कोई भी पर्सन जो एलिजिबल है वोट करने के लिए, ही कैन बी मेड अ मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर 6 months इवन इफ ही और शी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। अब देखो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि गलती होती कैसे एग्ज़ाम में जब आप बैठे होगे और इस पूरे पॉइंट को पढ़ोगे ना, तो आपका फोकस नेचुरल में पता है कहाँ जाएगा, सिर्फ यहाँ पे जाएगा कि मिनिस्टर है 6 महीने के लिए इलेक्ट हो सकता है, हाँ हो सकता है, अगर वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर नहीं है तब भी वो 6 महीने के लिए इलेक्ट हो सकता है। बस इतना ही आपके दिमाग में रहेगा। बाकी जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है ना कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ पर्सन हु इज़ एलिजिबल, ये सब दिमाग में रहता नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड मेन चीज़ पे फोकस करता है कि भाई मिनिस्टर जो है वो 6 महीने के लिए इलेक्ट हो सकता है, मतलब बिना मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर हुए, तो आप सही मार के आ जाते हो। बट ऐसा नहीं करना है। तभी बोलते हैं कि जब आप पेपर पढ़ रहे हो तो एकदम कंसंट्रेशन के साथ और एक एक लाइन पढ़ो। क्या करो कि जो भी आप जब भी पढ़ रहे हो तो उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसको अंडरलाइन कर दिया। अ पर्सन हु इज़ एलिजिबल टू वोट, ये सब बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट आपको लग रहा है, बट माइंड इसको इग्नोर कर देता है। वहाँ जब आप पेपर में बैठे हो तो तब इग्नोर करता है, ठीक है। तो क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है ऑप्शन को कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसमें क्या बोल रहा है, कोई भी पर्सन, अ पर्सन हु इज़ एलिजिबल टू वोट, कोई भी पर्सन जो वोट करने के लिए एलिजिबल है, मतलब 18 साल से ऊपर है, वोट तभी कर सकते हो जब आप 18 साल से ऊपर हो। कैन बी मेड अ मिनिस्टर, ऐसा हो सकता है क्या? मान लो मैं 20 साल का हूँ, मेरे को जाना है MLA बनना है, तो मैं बन सकता हूँ? नहीं। MLA का क्या कंडीशन रहता है कि MLA के लिए कम से कम 25 साल होना चाहिए, है ना, 25 साल होना चाहिए, ऐसा होता है ना। और अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल में बनना है तो 30 साल का होना चाहिए, है ना। तो ये कंडीशन है, तो ये तो गलत हो गया कि कोई भी पर्सन हु इज़ एलिजिबल टू वोट, एलिजिबल टू वोट तो 18 के जस्ट ऊपर हो जाता है। 19 साल का बच्चा जाके थोड़ी मिनिस्टर बन जाएगा, है ना। तो ये भी गलत हो गया स्टेटमेंट। बट जनरली आप सही मार्क, अब देखो दूसरा पार्ट इसका सही है ना, बट पहला पार्ट अगर आप पढ़ोगे तो गलत हो जाता है। तो इसी वजह से अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को। तो इसका आंसर हो जाएगा D, कोई भी सही नहीं है, ना ये सही है ना ये सही है। समझ में आ रहा है? तो जैसे क्या कंडीशन है, ही मस्ट बी सिटीजन, ही मस्ट सब्सक्राइब टू ओथ, है ना, और उसके बाद 30 साल लेजिस्लेटिव काउंसिल में है, 25 साल किस में है, लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो ये सब कंडीशन है ना। तो इग्नोर मत करना है इस चीज़ को, पूरा अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। अगले में पढ़ते हैं। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही थिंक्स फिट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट इन अ ईयर, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 सेशंस। तीसरा ऑप्शन क्या है, देयर इज़ नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज़ रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर, ठीक है। तो आपको ये पता है कि भाई पार्लियामेंट का सेशन समन और प्रोरोग कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है ना। ये तो बेसिक है, सबको पता रहता है। तो 1 हो जाएगा सही, 1 हो जाता है अगर सही, तो या तो 1 है या तो 3 है। 2 में हम दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम देखते हैं कि 3 क्या है। देयर इज़ नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज़ रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। ऐसा तो कुछ है नहीं, है क्या कुछ मिनिमम नंबर की इतने दिन मिल रहा है। सेशंस हैं कि हाँ भाई सेशंस जो है मिनिमम 2 होने चाहिए, और उसमें गैप जो है वो दिया गया है कि मैक्सिमम 6 महीने के अंदर अंदर, मतलब 6 महीने का गैप हो सकता है 2 सेशन में। बट ऐसा नहीं बोला गया है कि 150 दिन के लिए मिलना है कि 300 दिन के लिए मिलना है, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है।
बस एक सेशन का गैप दिया हुआ है कि दो सेशन के बीच में 6 महीने का गैप मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। मिनिमम नंबर के बारे में कुछ भी बात नहीं की गई है, तो ये भी हो जाता है सही। इसका आंसर है 1 and 3, ठीक है। ये लक्ष्मीकांत से आप जब लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो उसमें ये दिया हुआ है कि 6 महीने का मैक्सिमम गैप हो सकता है, मिनिमम नंबर का कुछ बात नहीं किया हुआ है ना, तो वहीं से ये आंसर आ रहा है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। अनुराग बनेन, मीरा सिद्धार। आप देखो ये पता है तो कर पाओगे, इसमें कुछ मतलब पढ़ा है तो कर पाओगे, नहीं पता है तो शांति से इसको छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस भी इसमें बहुत ही डेंजरस से है ना, मतलब आप कुछ कर नहीं पाओगे इसमें, ठीक है। और क्या ही बताओगे अनुराग इज इन ट्रेजरी ऑफ स्टेट, कुछ नहीं कर सकते इसमें। आता है तो आता है, नहीं आता है तो छोड़ देना इसको। कुछ क्वेश्चन छोड़ने वाले भी होते हैं, ठीक है। वैसे इसका आंसर बी है, अगर देखना हो तो इसका आंसर बी है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई ट्रिक नहीं लग रहा था, ठीक है। इस बार 2020 में बहुत ज़्यादा मीडिएवल पूछ दिया गया है ना। सारे टॉपर्स बोलते रहते हैं मैंने मीडिएवल को इग्नोर किया था, यूपी से निकाल लो, मीडिएवल से ही पूछेंगे अब हम। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूछ रहा है। स्थाविराधन क्या बोल रहा है, वीरावदिन्स, अच्छा ओके। Thaviravidins belong to the Mahanaya Buddhism. Okay, Lokaravidin sect was an offshoot of Mahasangika sect of Buddhism. ये भी पढ़ा है तो ही कर पाओगे। Deification of Buddha by Mahasangikas fostered the Mahanaya Buddhism. अब देखो इसमें एक चीज़ तो हमको पता है कि महानाया जो है और महानाया वाला उससे डील करता है ना, आइडल वर्शिप से। ये लोग जो महानाया बुद्धिज़्म है ये आइडल वर्शिप पे बिलीव करते हैं, ठीक है। मतलब एज अ बुद्धा को एज अ गॉड ट्रीट करते हैं ये लोग, ठीक है। तो इसमें 3 सही हो सकता है कि डाइफिकेशन मतलब भाई गॉड की तरह ट्रीट करना, ठीक है। तो ये सही हो सकता है, बट इससे कुछ आ नहीं रहा है। 1 तीनों में ही है ये, बस एक ही एलिमिनेट हो पाएगा इससे। और क्या है, अब ये पता होना चाहिए तभी कर पाओगे। लोकातरवेदन सेक्ट वाज एन ऑफशूट, पता होना चाहिए। इसमें भी कोई ट्रिक नहीं लग रहा है ना। इसका आंसर क्या है, बी है। ओके, तो ये पढ़ लेना आप। महायाना बुद्धिज़्म और जो थेरावाडा है बुद्धिज़्म वो कौन सा है। हिनाया भी होता है, महानाया हिनाया जो है वही थेरावाडा हिनाया भी बोलते हैं उसको। तो वो क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आपको पढ़ना पड़ेगा ये, है ना। उसी से क्वेश्चन पूछा गया है बेसिकली, एनसीईआरटी से ही है क्वेश्चन ये। आगे बढ़ते हैं, हम ट्रिक्स वाले डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, ठीक है। अब ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि मॉडर्न इंडिया का, कि 19th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, ठीक है, उससे क्या इंडिया पे इफेक्ट पड़ा, ठीक है। तो क्या इफेक्ट पड़ा था, हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया इंडिया में तो जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बहुत छोटे छोटे, पहले महाराजा के टाइम पे लोग पोएम्स लिखा करते थे, वहाँ पे जाके सुनाते थे तो उनको पेमेंट मिलता था। कुछ कुछ हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम बेचते थे वो लोग किंग्स को जाके, तो उनको मिलता था। तो ये सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो रूइन हो गई थी, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ रहा था, है ना। इनकी ज़रूरत ही नहीं थी, मशीन्स आ गई। अब मशीन्स आ गई और उनसे प्रोडक्ट्स अच्छे बन रहे थे, ठीक है। तो ये लोग देवर फोर्स टू मूव बैक टू द विलेजेस, और विलेजेस में जाके लोग क्या करेंगे, फिर विलेजेस में जाके लोग खेती करेंगे। और खेती करते थे तो क्या हुआ, एग्रीकल्चर पे प्रेशर बढ़ गया। समझ में आ रहा है, पॉवर्टी बढ़ गई इंडिया की, तो ये हुआ था। अब क्वेश्चन देख लेते क्या बोल रहा है। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर रून्ड, वैसे तो ये सही है, येस इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर रून्ड, बट हम तीनों, हमारा क्या रहेगा, हम तीनों पढ़ेंगे। मशीन्स वर इंट्रोड्यूस इन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन लार्ज नंबर्स, ऐसा तो कुछ था नहीं। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कब ये बहुत लार्ज नंबर्स में तो नहीं थी, ठीक है। इंट्रोड्यूस हुई थी, जैसे महाराष्ट्र में हुई और आपका गुजरात में हुई थी, बट बहुत सारी नहीं थी, एक आध ही थी, वो एक आध दो थी बस। तो ये हो गया गलत, ठीक है। रेलवे लाइन्स वर लेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ये भी गलत है। रेलवे लाइन्स वर लेड इन 90s, आई गेस 1953 में या ऐसा कुछ था, जब 1933 आई गेस, आई डोंट रिमेंबर। बट रेलवे लाइंस का क्या था, एक मिनट देख लेते हैं। रेलवे लाइंस कब फर्स्ट रेलवे, सॉरी मिड 1860 में दे वर लेड। ओनली इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी दैट द रेलवे एक्सपेंशन गैदर्ड स्पेस इन इंडिया। तो मैनी पार्ट्स में तो नहीं थी, है ना, इनिशियली। हैवी ड्यूटीज़ वर इम्पोज ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ द ब्रिटिश, ये तो गलत है। एक्चुअली हैवी ड्यूटीज़ जो है वो एक्सपोर्ट पे लगाई गई थी। जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स थे और उनके लिए ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया गया था ताकि उनके एक्सपोर्ट्स कम हो मतलब एक्सपोर्ट पे ड्यूटी बढ़ गई थी, ठीक है। और इम्पोर्ट पे जो ब्रिटिश के बाहर से प्रोडक्ट आ रहे थे इम्पोर्ट के, उस पर ड्यूटी कम कर दी थी उन्होंने, ताकि इनका माल इंडिया में जाके ज़्यादा बिक पाए। तो ये लोग क्या करते थे, इंडिया से कॉटन लेते थे, वहाँ पे गारमेंट्स बनाते थे, फिर इंडिया में आके बेच देते थे इसको। समझ में आ रहा है, ऐसे चलता था।
तो इसका आंसर ये है कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो रूइन हो गई। ठीक है, ये तो आप पढ़ा होना चाहिए, इसमें क्या ट्रिक लगाओगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।